हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ एनसीईआरटी का भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जिनमें हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा प्रणालियों के बारे में। तो अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, पुराने क्या मतलब पिछले वीडियोस जो पिछले लेसन्स के हैं वो नहीं देखे हैं, तो जाइए उसको देखिए और अ, और रिवीजन करिए और एनसीईआरटी खुद से नोट्स बनाइए। और अगर आप यूपीएससी की रिवीजन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसे वन बाय वन कवर करवा रही हूँ ताकि आप हर चीज़ को पढ़ लें अच्छे से और खुद से नोट्स बना लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक भी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के बीच इस चीज़ को शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए करते हैं वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम। एक मिनट। वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। तो अध्याय 9 में जिसके न में पृथ्वी के धरातल पर तापमान का समान वितरण वर्णित है। वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। इससे वायुमंडलीय दाब में भिन्नता आती है। इसके परिणाम स्वरूप वायु गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्र से न्यून दाब वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है। आप जानते हैं कि क्षैतिज गतिमान वायु ही पवन है। वायुमंडलीय दाब यह भी निर्धारित करता है कि कब वायु ऊपर उठेगी व कब वायु नीचे बैठेगी। पवनें पृथ्वी पर तापमान व आर्द्रता का पुनर्वितरण करती हैं, जिससे पूरे पृथ्वी का तापमान स्थिर बना रहता है। ऊपर उठती हुई आर्द्र वायु का तापमान कम हो जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। इस अध्याय में वायुमंडलीय दाब भिन्नता के कारणों, वायुमंडलीय परिसंचरण संबंधी बल और वायु विक्षोभ, वायु राशियों का बनना, वायु राशियों के मिश्रण से मौसम संबंधी विक्षोभ व कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विवरण सम्मिलित है। तो वायुमंडलीय दाब, तो क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर भी वायु दाब से प्रभावित होता है? तो जैसे जैसे आप ऊपर ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं, वायु विरल होती जाती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु दाब को मापने की इकाई मिलीबार है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब जो है वो लगभग 1013.2 मिलीबार होता है। गुरुत्वाकर्षण कारण धरातल के निकट वायु सघन होती है और इसी कारण वायु दाब अधिक होता है। वायु दाब को मापने के लिए पारद वायु दाब मापी मरकरी बैरोमीटर अथवा निर्द्रव बैरोमीटर मतलब एनरॉयड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इन उपकरणों के विषय में जानने हेतु भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य जो दिया गया है उसको आप पढ़ेंगे। वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता जाता है और ऊंचाई पर वायुदाब भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और वह यह भिन्नता ही वायु में गति का मुख्य कारण है। अर्थात पवनें उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से कम वायुदाब वाले क्षेत्रों की तरफ चलती हैं। वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता। वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है और यह ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। वायु दाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता। 9.5 एक निश्चित ऊंचाई पर आप वायु दाब को घटते हुए क्रम को देखेंगे। तो समुद्र तल पर इतना होता है, 1 किलोमीटर पर इतना इतना देख सकते हैं। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है, लेकिन इसके विपरीत दिशा में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से यह संतुलित हो जाती है, तब ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती हैं। वायु दाब का क्षैतिज वितरण। पवनों की दिशा व वेग के संदर्भ में वायुदाब में अल्प अंतर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण की अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। समदाब रेखाएं रेखाएं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायुदाब मापने के बाद इसे समुद्र तल के स्तर पर घटा लिया जाता है। समुद्र तल पर वायुदाब वितरण मौसम मानचित्रों पर दिखाया जाता है। चित्र 9.1 आप देखेंगे ये वाला। तो यहाँ पर उच्च दाब है, उच्च उच्च देखते हैं मिलीबार में दिया गया है और निम्न यहाँ पर है और यहाँ भी निम्न है और अक्ष पर निम्न है और यहाँ पर उच्च है। तो विभिन्न वायुदाब परिस्थिति में समदाब रेखाओं की आकृति दर्शाता है। निम्न दाब प्रणाली एक अधिक वायुदाब घेराव से घिरी होती है जिसके केंद्र निम्न वायुदाब होते हैं। उच्च दाब प्रणाली में भी एक या अधिक समदाब रेखाएं होती हैं जिनके केंद्र में उच्चतम वायुदाब होता है। समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण। तो जनवरी से जुलाई महीने तक समुद्र तल से वायुदाब का विश्व वितरण
ये चित्र में दिया गया है। ये दोनों चित्र में आप देख सकते हैं। तो ये समुद्र का तल है, यहाँ पर वायु का वितरण देख सकते हैं किस तरह से है। तो विषुवत वृत्त से निकट वायुदाब कम होता है और इसे विषुवतीय निम्न दाब क्षेत्र नाम से जाना जाता है। 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के साथ उच्च अक्षांश क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें उपोष्ण वायु दाब क्षेत्र कहा जाता है। पुनः ध्रुवों का 60 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण और उत्तर दक्षांशों पर निम्न दाब पेटियां होती हैं, जिन्हें ध्रुवीय निम्न दाब पेटियां कहते हैं। ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है और इसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहा जाता है। ये वायुदाब पेटियां अस्थायी नहीं होती हैं। सूर्य की किरणों के विस्थापन के साथ ये पेटियां विस्थापित हो जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पट्टियां दक्षिण की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल। आप यह जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब में भिन्नता का कारण वायु का गतिमान होता है। तो इस क्षैतिज गतिज वायु को पवन कहते हैं। पवनें उच्च दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। भूतल पर धरातली विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है, जो पवनों की गति को प्रभावित करती है। इसके साथ पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। अतः पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें 3 संयुक्त प्रभावों का परिणाम है: दाब प्रवणता प्रभाव, घर्षण बल तथा कोरियोलिस बल। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे प्रवाहित करता है। दाब प्रवणता बल। वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है। दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है। जहाँ समदाब रेखाएं पास पास हों, वहाँ दाब प्रवणता अधिक व समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता कम होती है। तो घर्षण बल की बात करें तो यह पवनों की गति को प्रभावित करती है। धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है और इसका प्रभाव प्रायः धरातल से 1 से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। समुद्र सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है। कोरियोलिस बल। तो पृथ्वी को अपनी अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक इसका विवरण प्रस्तुत किया और इसी पर इस बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। इस प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिने तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती है। जब पवनों का वेग अधिक होता है तब विक्षेपण भी अधिक होता है। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपाती में बढ़ता है और यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत वृत्त पर अनुपस्थित होता है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं का समकोण पर होता है। जितना दाब प्रवणता अधिक होगा, पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती है। विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं। अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने की बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। वायु दाब व पवनें। तो पवनों का वेग व उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम। पृथ्वी की सतह से 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातली घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं और मुख्यतः दाब प्रवणता तथा कोरियोलिस बल से नियंत्रित होती हैं। जब समदाब रेखाएं सीधी और घर्षण पर का प्रभाव न हो तो दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है। फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं। ये पवनें भू-विक्षेपी पवनों के नाम से जानी जाती हैं। कोरियोलिस बल है, भू-विक्षेपी पवनें हैं, क्षैतिज दाब प्रवणता है। तो निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। वायु दाब क्षेत्र के चारों तरफ ऐसा होना प्रति चक्रवाती परिसंचरण कहा जाता है। इन प्रणालियों में पवनों की दिशा दोनों गोलार्धों में भिन्न होती है। पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न व उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई होने वाले वायु परिसंचरण संबंधित ही होता है। प्रायः निम्न दाब क्षेत्रों पर वायु अभिसरित होगी और ऊपर उठेगी। उच्च दाब क्षेत्रों में वायु का अवतरण होगा और धरातल पर अपसरित होगी। अभिसरण के अतिरिक्त वायु भ्रमित रूप से संवहन धाराओं में परिवर्तनों के साथ साथ वाताग्र के सहारे ऊपर उठती है, जो कि बादल बनने के वर्षण के लिए आवश्यक होती है। दाब पद्धति क्या होता है? केंद्र में दाब की दशा
और पवन दिशा का प्रारूप। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में और घड़ी की सुई के विपरीत की दिशा के अनुरूप होता है प्रतिचक्रवात, जो उच्च होता है और घड़ी की दिशा के विपरीत होता है, मतलब जस्ट अपोजिट होता है उत्तरी गोलार्ध में एक दूसरे से, और ये होता है इसमें भी जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो ये निम्न और उच्च होता है। तो वायुमंडल का सामान्य संचरण। वायुमंडलीय पवनों का प्रारूप मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर करता है: वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता और वायुदाब पेटियों की उपस्थिति और वायुदाब पट्टियों का सौर विकिरण के साथ विस्थापन और महासागरों और महाद्वीपों का वितरण और पृथ्वी का घूर्णन और वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रारूप प्रारूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण भी कहा जाता है। वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय जल को भी गतिमान करता है, जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है। सामान्य परिसंचरण का एक क्रमिक विवरण भी प्रस्तुत है, आप इसमें देखेंगे चित्र में। तो उच्च सूर्यताप और निम्न वायुदाब होने से अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। वायु उष्णकटिबंधीय कटिबंधों से आने वाली पवनी इस निम्न वायु दाब क्षेत्र में अभिसरण करती है। अभिसरित वायु संवहन कोष्ठों के साथ ऊपर उठती है, क्षोभमंडल के ऊपर 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ती है, फिर ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती है। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 30 डिग्री उत्तर व 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर वायु एकत्रित हो जाती है। इस एकत्रित वायु का अवतलन होता है और यह उपोष्ण उच्च दाब बनाता है। अवतलन का एक कारण यह है कि जब वायु 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश पर पहुंचती है तो यह ठंडी हो जाती है। धरातल के निकट वायु का अपसरण होता है और यह विषुवत वृत्त की ओर पूर्वी पवनों के रूप में बहती है। विषुवत वृत्त के दोनों तरफ प्रवाहित होने वाली पूर्वी पवनें अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ पर मिलती हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण और उसकी विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण को सेल कोष्ठ कहते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे कोष्ठ को हेडले कोष्ठ कहा जाता है। मध्य अक्षांशीय वायु परिसंचरण में ध्रुवों में प्रवाहित होती है, ठंडी पवनों का अवतलन होता है और उपोष्ण उच्चदाब कटिबंधीय क्षेत्रों से आती गर्म हवा ऊपर उठती है और धरातल पर ये पवनें पछुआ पवनों के नाम से जानी जाती है और यह कोष्ठ फायरल कोष्ठ के नाम से जाना जाता है। तो यह हिंडले कोष्ठ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और फायरल कोष्ठ इसके ऊपर है। तो ये देख सकते हैं 60 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। ये ध्रुवीय पूर्वी पवने पछुआ पवने हैं, दक्षिण ध्रुवीय पर्वत व्यापारिक पवने हैं, पछुआ पवने हैं, ध्रुवीय पवने हैं। तो ये किस तरह से मूव कर रही है, किस तरह से घूम रही है, आप देख सकते हैं। सॉरी, तो देख सकते हैं। ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी सघन वायु ध्रुवों पर अवतलन होती है और मध्य अक्षांशों की ओर ध्रुवीय पवनों के रूप में प्रवाहित होती है। इन कोष्ठ को ध्रुवीय कोष्ठ कहा जाता है। ये तीन कोष्ठ वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण का प्रारूप निर्धारित करते हैं। तापीय ऊर्जा का निम्न अक्षांशों और उच्च अक्षांशों में स्थानांतरण सामान्य परिसंचरण को बनाए रखता है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण महासागरों को भी प्रभावित करता है। वायुमंडल में बृहद पैमाने पर चलने वाली पवनें धीमी तथा अधिक गति की महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है। महासागर वायु को ऊर्जा व जलवाष्प प्रदान करते हैं। ये अंतर संबंध महासागरों में विस्तृत क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत धीमे होते हैं। मौसमी पवनें क्या थी? पवनों के प्रवाह के प्रारूप में विभिन्न मौसमों में बदलाव आता है। यह बदलाव अत्यधिक तापमान और पवन और वायुदाब पट्टियों के विस्थापन आदि के कारण होता है। ऐसे विस्थापन का सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया में मानसून पवनों के बदलाव में देखा जा सकता है। आप मानसून के विषय में विस्तार पूर्वक में पढ़ेंगे। सामान्य परिसंचरण प्रणाली से भिन्न अन्य स्थानीय विसंगतियां नीचे वर्णित हैं। जैसे स्थानीय पवनें क्या होती हैं? भूतल के गर्म और ठंडे होने से भिन्नता तथा दैनिक और वार्षिक चक्रों के विकास से बहुत सी स्थानीय व क्षेत्रीय पवनें प्रवाहित होती हैं। स्थल व समुद्री समीर, जैसा कि पहले वर्णित है, उष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल व समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाता है, अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती हैं जो निम्न दाब क्षेत्र बनाता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं और उच्च वायुदाब बनाता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न हो जाती है और पवनें समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती हैं और रात्रि में इसके एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है। दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने पर स्थल समीर प्रवाहित होती है। तो ये देख सकते हैं समुद्र समीर और ये स्थल समीर।
पर्वत व घाटियाँ पर्वत व घाटी पवने दिन के दौरान पर्वतीय प्रदेशों में ढाल गर्म हो जाती है और वायु ढाल के साथ साथ ऊपर उठती है और इस स्थान को भरने के लिए वायु घाटी से बहती है। इन पवनों को घाटी समीर कहते हैं। रात्रि के समय पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं और सघन वायु घाटी में नीचे उतरती है जिसे पर्वतीय पवने कहते हैं। उच्च पठारों व हिम क्षेत्रों में घाटी में बहने वाले ठंडी पवनों को अवरोही पवने कहते हैं। पर्वत श्रेणियों के पवन विमुख ढालों पर एक प्रकार की उष्ण पवनें प्रवाहित होती हैं। पर्वत श्रेणियों को पार करते हुए ये आर्द्र पवनें संघनित हो जाते हैं और वर्षण करती हैं। जब ये पवनें पवन विमुख ढालों पर नीचे उतरती हैं तब शुष्क पवनें रुद्धोष्म प्रक्रिया से गर्म हो जाती हैं और ये शुष्क हवाएं कम समय में बर्फ पिघला सकती हैं। एयर मॉसेस क्या होती हैं? जब वायु किसी समांगी क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है तब उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है। यह समान क्षेत्र विस्तृत महासागरीय सतह पर विस्तृत मैदानी भाग हो सकता है। तापमान तथा आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली यह वायु राशि कहलाती है। इसे यूं ही परिभाषित किया जाता है। वायु का वह बृहद भाग जिसमें तापमान व आर्द्रता संबंधी क्षैतिज भिन्नताएं बहुत कम है, वह समान धरातल पर वायु राशियाँ बनाती हैं, उन्हें वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। वायु राशियों को उनके उद्गम क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इनके प्रमुख 5 उद्गम क्षेत्र हैं जो इस प्रकार है। उष्ण व उपोष्णकटिबंधीय महासागर और उपोष्णकटिबंधीय उष्ण मरुस्थल, उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर और उच्च अक्षांशीय अति शीत बर्फ आच्छादित महाद्वीप क्षेत्र और अस्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय आर्कटिक तथा अंटार्कटिक क्षेत्र। इसी के आधार पर निम्न प्रकार की वायु राशियां पाई जाती हैं जैसे उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय राशि, ध्रुवीय महासागरीय और ध्रुवीय महाद्वीपीय और महाद्वीपीय आर्कटिक और उष्णकटिबंधीय वायु राशियां गर्म होती हैं तथा ध्रुवीय वायु राशियां ठंडी होती हैं। अब होते हैं फ्रॉन्ट्स क्या होते हैं? वाताग्र। जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती है तो उनके मध्य सीमा को वाताग्र कहते हैं। वाताग्रों के बनने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन मतलब फ्रॉन्टोजेनेसिस कहते हैं। वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं। शीत वाताग्र, उष्णक वाताग्र, अचर वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र। जब वाताग्र स्थिर हो जाता है तो उन्हें अचर वाताग्र कहते हैं। जब शीतल व भारी वायु आक्रामक रूप से वायु राशियों को ऊपर धकेलती है, इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। यदि गर्म वायु राशियां आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशि के ऊपर चढ़ती हैं, तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाती है, तो ऐसे वाताग्र को अविविष्ट वाताग्र कहते हैं। वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं और तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं तथा इसी कारण वायु ऊपर उठती है और बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं? वे चक्रवाती वायु प्रणालियां जो उष्ण कटिबंधन से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं, उन्हें बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से गुजरते हैं वहां मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव आते हैं। तो बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। आरंभी वाताग्र अचग्र होते हैं, अचर होता है और उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ण व उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वाताग्र के साथ वायुदाब कम हो जाता है तो कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुइयों के विपरीत चक्रवाती परिसंचरण करती है। इसी चक्रवाती प्रवाह में बहिर्रूपेण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होती है जिनमें एक उष्ण वाताग्र तथा एक शीत वाताग्र होता है। तो एक ऐसे ही विकसित चक्रवात को दर्शाता है, आप चित्र में देखेंगे। इसी चक्रवात में कोष्ण वायु क्षेत्र तथा कोष्ण खंड ठंडे अग्रभाग व पिछले शीत खंड के बीच पाया जाता है। कोष्ण वायु आक्रामक रूप से ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं और वर्षा होती है। पीछे से आता शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनाते हैं। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलती है और अंततः उष्ण वाताग्रों को पूरी तरह ढक लेती है और यह कोष्ण वायु ऊपर उठती है और इस तरह के भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता तथा अधिविष्ट वाताग्र बनता है और एक चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। तो वायु कोष्ण देख सकते हैं। शीत वात कोष्ण वर्षा मेघ किस तरह से उठे हैं, वहां से वायु किस तरह से उठ के वर्षा मेघ बनाती है।
तो धरातल तथा ऊंचाई पर वायु प्रसंचरण की प्रक्रियाओं में निकट का अंतर संबंध होता है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से कई प्रकार भिन्न होता है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में अस्पष्ट वाताग्र प्रणालियां होती हैं जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में नहीं होती है। यह विस्तृत क्षेत्र पर फैले होते हैं तथा इनकी उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्र में उत्पन्न होते हैं और स्थलीय भागों में पहुंचने पर नष्ट हो जाते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में पवनों का वेग अपेक्षाकृत तीव्र होता है और ये विनाशकारी होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं, जबकि बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान है जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है और ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं और ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हिंद महासागर में चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से, पश्चिम प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में टाइफून और ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति और विकास के लिए अनुकूल स्थितियां हैं, जैसे बृहद समुद्री सतह जहाँ तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो और कोरियालिस बल का होना और ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर होना कम होना और कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर पर चक्रवाती परिसंचरण का होना और समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण और चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है जो इस तूफान के केंद्र को घेरे होती है। समुद्र से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं। स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। वह स्थान जहाँ ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचे चक्रवात को लैंडफॉल कहलाता है। चक्रवात जो प्रायः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं उनकी दिशा निश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक होते हैं। एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात को संरचना का ऊर्ध्वाधर क्रमिक विवरण मतलब ये चित्र में दिखाया गया है। तो एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता उसके केंद्र के चारों तरफ प्रबल स्पाइरल पवनों का परिसंचरण है जिसे इनकी आंख कहा जाता है। इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से 250 किलोमीटर होता है। ये रहा आंख, ये मिडल सेंटर है, ये किनारे का है और ये है शांत वायु क्षोभ सीमा, प्रचलित वायु प्रवाह और उष्ण वायु अवतरण और क्षोभ सीमा और देख सकते हैं रैन बहु और सब कुछ देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका केंद्रीय अक्षु क्षेत्र शांत होता है जहाँ पवनों का अवतलन होता है। अक्षु के चारों तरफ अक्षुभित्ति होती है तथा वायु का प्रबल एवं वृत्ताकार रूप से आरोहण होता है। आरोहण क्षोभ सीमा की ऊंचाई तक पहुंचता है और इसी क्षेत्र में पवनों का वेग अधिकतम होता है, मतलब किनारे किनारे, और जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक होता है। इन चक्रवातों से मूसलाधार वर्षा होती है। चक्रवात की आग से रैन बैंड विकृत होते हैं और कपासी वर्षा बादलों की पंक्तियां बाहरी क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाती है और इनकी ब्यास बंगाल की खाड़ी, अरब महासागर, हिंद महासागर 600 से 1200 किलोमीटर के बीच की होता है और ये परिसंचरण प्रणाली धीमी गति से 300 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से आगे बढ़ते हैं और ये चक्रवात तूफान तरंग उत्पन्न करते हैं और तटीय निम्न इलाकों को जल प्लावित कर देते हैं और ये तूफान स्थल पर धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाते हैं। तड़ित झंझा व टोर्नेडो तो अन्य विध्वंसक स्थानीय तूफान तड़ी झंझार तथा टोर्नेडो है। ये अल्प समय के लिए रहते हैं, अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक सीमित होते हैं और परंतु आक्रामक होते हैं। तड़ी झंझा उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। तड़ी झंझा एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघ है जो गरज व बिजली उत्पन्न करते हैं। जब यह बादल अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं जहाँ तापमान शून्य से कम रहता है तो ये इससे ओले बनते हैं और ओलावृष्टि होती है। आर्द्रता कम होने पर ये तड़ी झंझा धूल भरी आंधियां लाते हैं। तड़ी झंझा की विशेषता उष्ण वायु का प्रबल प्रवाह है जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है और ये अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इसके कारण वर्षण होता है, तत्पश्चात नीचे की तरफ वात प्रवाह पृथ्वी पर ठंडी वायु व वर्षा लाते हैं। भयानक तड़ी झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप से हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है। इससे केंद्र अत्यधिक कम वायुदाब होती है और यह व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं। इस परिघटना को टोर्नेडो कहा जाता है। टोर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं और समुद्र और टोर्नेडो को जल स्तंभ कहते हैं। ये आक्रामक तूफान वायुमंडलीय ऊर्जा वितरण में भिन्नता के व्यवस्थित होने की अभिव्यक्ति है और इन तूफानों में स्थितियां
इन तूफानों में क्या है, इन तूफानों से स्थिति तथा ताप ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और अशांत वायुमंडलीय दशाएँ पुनः स्थिर स्थिति में लौट आती हैं। तो ये क्वेश्चन करने का ट्राई करिएगा, क्वेश्चन सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन करिएगा, कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ पर क्वेश्चन भेजिए। और कैसा लगा है बताइएगा ज़रूर, और जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।